हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका टी विद केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। काफी दिनों से आप सबसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। इधर व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिस वजह से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था। पर अब वापस से मैं हाजिर हूं आप सबके सामने, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टी विद केमिस्ट्री पर। आइए दोस्त, तो इवेंट सेमेस्टर शुरू होने वाले हैं, ठीक है। यानी कि दूसरा, चौथा और छठवें सेमेस्टर की शुरुआत मैं तो मानता हूं ऑलमोस्ट हो चुकी है। आप सभी लोग को और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। तो आज चलो, मैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए लेकर के आ चुका हूं उनके पहले चैप्टर का गो थ्रू, और साथ में आज हम लोग कवर करने वाले हैं पहला लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं, जो कि होने वाला है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पे। ठीक है दोस्त, काफी सिंपल रखने की मैंने कोशिश की है इस पूरे लेक्चर को, और होप करता हूं आप लोग इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। आइए चलिए पहले देख लेते हैं, जो आप लोग का पहला यूनिट है वो है आप लोग का एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, पहला जो यूनिट है आप लोग का वो है दैट इज एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। और इसके जो मतलब इसमें जो जो हमारे टॉपिक्स है जो हमें कवर करने हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए। तो पहला है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। दूसरा है दोस्त डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। देन हमें पढ़ना है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट पढ़ना है, टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ना है, इसके इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं, ठीक है। आइए, इसके बाद वेव फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है वेव फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें कर्व्स वगैरह पढ़ देंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वगैरह के बारे में बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे ये ऑर्बिटल्स के बारे में, दैट इज द ये क्या बोलते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार, सिग्मा पाई एंड पाई स्टार, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोटल चैप्टर का ओवरव्यू है जो हम लोग एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में कवर करने वाले हैं। ये काफी अच्छा चैप्टर है। यूजुअली क्या होता है, जब आप इस चैप्टर में आते हो तो बेसिकली जो बच्चे 11th में, कई बार क्या होता है, ये चैप्टर उतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते, ठीक है। होता क्या क्या, अभी अब नए नए आप 11th में गए होते हो और ये दूसरा चैप्टर ही पढ़ जाता है, तो उस समय क्या होता है, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है दिमाग में कि यार ये चैप्टर इतना टफ है, 10th का सिलेबस इतना छोटा, 11th का सिलेबस इतना बड़ा है। तो कई बच्चे वहां पर इसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो इसका कुछ हिस्सा जो है इससे पहले भी सेमेस्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। अब यहाँ पर उसके आगे की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए चलिए, तो फिर पहले पहले सेशन से आज मैं शुरुआत करता हूं आप सभी लोगों की। और जो पहला हमारा टॉपिक है इस सेशन का, दैट इज बोहर्स मॉडल, ठीक है। अब हम लोग बोहर मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बोहर मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ इसको आप लोग को, ठीक है। किस तरीके से ये बोहर मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है ये मतलब इनिशिएशन में आया या फिर इसकी ओर चर्चा बढ़ी। तो जब 20th सेंचुरी के आसपास जब साइंटिस्ट एटम को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, एटम की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उससे पहले जो है हमारे पास जो है मॉडल्स आए थे, जैसे कि प्लम एंड पुडिंग मॉडल आया था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड मॉडल देखा, ठीक है। तो यहाँ चाहे ये दोनों मॉडल हो, ठीक है, इन दोनों मॉडल में हमें अरेंजमेंट की कोई क्लैरिटी नहीं मिली थी। जैसे कि अगर मैं इससे पहले जस्ट की बात करूं, तो इससे पहले जस्ट जो हमें मॉडल मिला था दैट वाज रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। और रदरफोर्ड मॉडल हमारा देखिए बाबू क्लासिकल मॉडल था, क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड था। पर ये हमारा नील बोर का जो मॉडल था दैट इज टोटली बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड था, ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस है मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सिंपली बात करूँ आपसे ये क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्लासिकल मैकेनिक्स आप सीधे समझिए कि जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज है उनमें जो हम न्यूटन्स के लॉ लगाते हैं, ठीक है, न्यूटन्स के जो भी लॉ लगा रहे हैं वहां जहां भी एप्लीकेबल होंगे वो सभी हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर है। और जो भी हमारे जहां भी हमारे न्यूटन्स के लॉ फेल हो जाते हैं, ठीक है, यानी जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स है वहां पर हम जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इससे पहले जो इशू थी, इस पे आने से पहले हम बात कर लेते हैं, बच्चों, ये क्या बोलते हैं कि क्यों रदरफोर्ड का जो क्लासिकल मॉडल था वो फेल हो गया। फेल होने के पीछे कारण क्या थी? बात ये थी, देखिए, अगर मैं आप लोग को एक सिंपल सी बात बताऊं, तो लेट्स से अगर क्या हो, अगर कोई एक बॉडी है, एक बॉडी के लिए एक्सीलरेशन आप जो है कैसे डिफाइन करोगे? कोई बॉडी एक्सीलरेट कर रही है, एक्सीलरेशन आप कैसे डिफाइन करोगे? देखो बच्चों, एक्सीलरेशन बेसिकली क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज डीवी बाई dt, यही हमारा एक्सीलरेशन है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इन केस अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होने को हम कहते क्या, मतलब समझते कैसे वेलोसिटी चेंज होने को? तो अगर मैं वेलोसिटी चेंज की बात करूं, तो वेलोसिटी चेंज बच्चा सिंपल आपका ये हो सकता है कि आपकी जो मतलब
आपका क्या है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, या तो टाइम के साथ आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा हो, दैट इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर आप ये कह सकते हो सिंपल से कि जो हमारा डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा हो। तो अगर हम सर्कुलर मोशन पे अगर हम घूमते हैं, सर्कुलर मोशन अगर हम कर रहे हो, कोई बॉडी कर रही हो, तो वो बॉडी क्या होती है, हर वक्त अपना डायरेक्शन चेंज कर रही होती है, तो वहां पर वो बॉडी क्या होती है, एक्सीलरेटेड होती है। ठीक है, अब कोई भी बॉडी अगर एक्सीलरेटेड है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल भैया कोई भी एक्सीलरेटेड बॉडी होगी तो वो क्या करेगी, वो एनर्जी रेडिएट करेगी, एनर्जी लूज करेगी, तो होगा क्या, अल्टीमेटली दैट विल फॉल इन द न्यूक्लियस। तो इससे पहले जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल था उनमें कहा गया ना भैया कि स्टेबिलिटी, आप एटम की स्टेबिलिटी बताइए, तो वो कहें एटम की स्टेबिलिटी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हाँ सही बात है, कोई भी अगर बॉडी अगर सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव करेगी तो वो जो है एनर्जी रेडिएट करेगी, और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगी तो अल्टीमेटली वो क्या करेगी, न्यूक्लियस से फेल कर जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो वो क्या करेगा, वो जो है एनर्जी रेडिएट करेगा, और जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस से फेल कर जाएगा। और इस प्रोसेस को होने में बच्चों मात्र 10⁻8 सेकंड लगने वाले हैं। तो ये कितना कम टाइम है, मतलब शायद इसके हिसाब से तो किसी चीज को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मतलब ये इतना छोटा समय है कि मतलब ना जाने कितने बार हमने इस समय को बिता दिया होगा इसके डिस्कशन करने में। तो ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। दूसरा, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं दे पाए थे। ये सब चीजें तो आप लोग को क्लियर होंगी, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये हमारे इस सिलेबस के स्कनी में ऑलरेडी आप लोग को डिस्कस करा चुका हूं इससे पहले। ठीक है, बाकी मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया। तो सिंपल सी बात है कि रदरफोर्ड क्लासिकल मॉडल क्यों फेल हो गया था, तो भैया रदरफोर्ड प्लैनेटरी मॉडल while significantly advanced was fundamentally unstable according to classical electrodynamics। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या था, ये थोड़ा सा बच्चों आपका अनस्टेबल था। मैंने आपको प्रॉपर स्टेटमेंट वाइज दिखाने की कोशिश की है। आइए, एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज एन एक्सिलरेटिंग चार्ज विच शुड कंटिन्यूअसली रेडिएट एनर्जी। जो बात मैंने कहा आपसे, बताइए ना कि कंटिन्यूअसली एनर्जी रेडिएट करेगी। ठीक है, दिस एनर्जी लूज वुड कॉज द इलेक्ट्रॉन टू रैपिडली स्पाइरल इनवर्ट्स एंड कोलैप्स इन द न्यूक्लियस। समझा दिया गया है, which is contrary to the observed stability of atom। सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी के कॉन्ट्रेरी है, स्टेबिलिटी के अपोज में बातें कही जा रही हैं। फर्दरमोर दिस मॉडल प्रेडिक्टेड अ कंटीन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है भैया, इस मॉडल के हिसाब से जो इमिशन है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन हमने देखा है कि स्पेक्ट्रम जो कंटिन्यूअस नहीं है, वो कैसा है भैया, वो क्या है, वो क्या आपका शार्प लाइन स्पेक्ट्रा है। ठीक है, वो क्या आपका शार्प लाइन स्पेक्ट्रा है। तब ये शार्प लाइन स्पेक्ट्रा तो कंटिन्यूअस है नहीं, ये तो नॉन कंटिन्यूअस है। अभी नॉन कंटिन्यूअस क्यों है, ये भी रदरफोर्ड अंकल नहीं बता पाए। ठीक है, रदरफोर्ड यहां फेल हो गए थे। ऑब्जर्व व्हेन एटम्स आर एक्साइटेड, दीज क्रिटिकल फेल्योर्स हाइलाइटेड द इनएडिक्वेंसी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एट द एटॉमिक स्केल। समझ गए, तो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट भी आप क्या है, इनएडिक्वेंसी ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एट एटॉमिक स्केल एंड सेट द स्टेज फॉर अ न्यू क्वांटम बेस्ड अप्रोच। और यहां से हमारा क्वांटम बेस्ड अप्रोच आया, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो फेल हो गई एलिमेंट्री लेवल पे, और क्या आया, क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बात मेरी समझ में आई आप लोग को? चलिए दोस्तों, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी नोट करिए दोस्तों इसको। चलिए, मेरे ख्याल से ये अब तक तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए, चलिए तो फिर बात करते हैं हम लोग बोहर के बारे में। आइए, तो भैया जो अब बात करते हैं नील बोर के क्वांटम लीप के बारे में, जो कि हमारा द प्लैनेटरी एटम है। प्लैनेटरी एटम मतलब, कहने का मतलब क्या है कि जस्ट प्लैनेट को आप सोचिए, प्लैनेट किस तरीके से, सन है, ठीक है, सन के अगल बगल कई सारे, सन को आप न्यूक्लियस मानिए, मैं इससे बताऊं, सन को आप न्यूक्लियस कंसीडर कीजिए, और जो प्लैनेट्स हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उनको आप जो इलेक्ट्रॉन कंसीडर कीजिए। तो अब आप देखेंगे कि हर एक प्लैनेट अपने एक ऑर्बिट में घूम रहा है, हर एक प्लैनेट के अपनी एक
ऑर्बिट घूम रहा है, सेम काम इन्होंने भी बताया। लेट्स से यहां पर हमने एक नाइट्रोजन एटम का सैंपल लिया हुआ है। नाइट्रोजन एटम बच्चे क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 7 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चे, 7, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, कोर हो गया। कोर के अंदर आपके जो है प्रोटॉन्स है और आपके क्या है, न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। और जो ऑर्बिटिंग है दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ऑर्बिटिंग, क्या है इलेक्ट्रॉन कहां ऑर्बिट कर रहे हैं, ऑर्बिट कर रहा है हमें ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स में क्या कर रहे हैं, वो ऑर्बिट कर रहे हैं। ये हमारा है प्लैनेटरी मॉडल नियल बोर्ड के हिसाब से। आइए चलिए अब इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है भैया, अब इन्होंने क्या किया ये देखिए, स्टेप दैट ब्लेंडेड क्लासिकल फिजिक्स विद नेसेंट क्वांटम थ्योरी, यानी यही पर ये जो नील बोर है, इन्होंने ही ये रिवॉल्यूशनरी स्टेप उठाया जिसने ब्लेंड किया क्लासिकल फिजिक्स को विद नेसेंट क्वांटम थ्योरी, नेसेंट क्वांटम थ्योरी के साथ ब्लेंड किया, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स यहां से इन्वॉल्व होना शुरू हुई एटम्स में। आइए अब क्या बताया भैया, ये देखिए अब इन्होंने कुछ रूल्स बताया, देखिए ध्यान से देखिएगा, हट जाए यार। इन्होंने कुछ रूल्स बताए, शॉर्टकमिंग ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बाय इंट्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक रूल्स फॉर हाउ इलेक्ट्रॉन कुड ऑर्बिट द न्यूक्लियस, ठीक है। क्वांटम बेस्ड एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें तो आपको दिख रही होंगी। आइए जो लिखा हुआ है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब क्या हुआ, अब हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें एटम की स्टेबिलिटी को समझाना। अब एटम की स्टेबिलिटी को समझाने के लिए हमें यह बताना था कि जो एटम है, सॉरी जो न्यूक्लियस है, उसमें इलेक्ट्रॉन कभी फेल करेगा ही नहीं, समझ गए। और इलेक्ट्रॉन कब फेल नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन तभी फेल नहीं करेगा जब उस पूरे ऑर्बिट में एनर्जी क्वांटाइज्ड हो, समझ गए। यानी अगर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा उस पूरे ऑर्बिट में, तभी वो जो है फेल नहीं करेगा न्यूक्लियस के अंदर। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसा, मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप ये तो फिर आपको मैं क्या बोलूं, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप ये समझिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी न्यूक्लियस से दूर रह ही नहीं पाता, वो क्या करता, न्यूक्लियस में फेल कर जाता। तो अब न्यूक्लियस से फेल नहीं कर रहा है और वो जो है एक क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो आइए तो इनके कुछ पोस्टुलेट्स थे, उन पोस्टुलेट्स के ऊपर हम बात करते हैं। हम बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट कहां गया भैया, पोस्टुलेट 2, पोस्टुलेट 3, पहला पोस्टुलेट क्या ऐड नहीं किया गया है, ओ माय गॉड, पहला पोस्टुलेट नहीं हट के सीधे क्वांटाइजेशन की बात कर लिया गया। कोई बात नहीं, आइए ये इन्होंने बात कर लिया है, उससे क्या हम बात करते हैं ऐड करके। ऐड न्यू पेज, कहां पेज ऐड करें, चलिए आइए एक पेज ऐड हो गया, ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं इनके पहले पहले पोस्टुलेट के बारे में, जो हम इसका पहला पोस्टुलेट है, ठीक। आइए, ठीक है, पोस्टुलेट फर्स्ट। तो पहला पोस्टुलेट क्या कहता है, पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि देखिए अगर हम इसको मानते हैं, अगर ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है, अब इसके अराउंड जो है ये आपके ऑर्बिट्स है, ये क्या बच्चों आपके ऑर्बिट्स है। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। ये पीला वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये आपका न्यूक्लियस है, और ये जो बाकी आपको ब्लैक वाले हिस्से दिख रहे हैं, ब्लैक वाले जो लाइंस दिख रही है, ये आपके ऑर्बिट है। अब ऑर्बिट्स में आप, अब इन ऑर्बिट्स का अगर मैं नाम रखूं तो न्यूक्लियस से शुरू करके दैट इज के, कलर चेंज कर देता हूं, मैं कलर चेंज कर देता हूं, फ्रंट टिप बैक टिप राइट, ठीक है। नाउ दिस इज के, एल, एम एंड एन, ठीक है, ये चारों शेल है। तो पहला पोस्टुलेट ये कहता है बच्चा कि जो 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 हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डेफिनिट शेल में जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। यानी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो होते हुए एक डेफिनिट शेल में पाए जाते हैं। किससे पाए जाते हैं बच्चों, डेफिनिट शेल, ठीक है। और वहीं पर वो जो है न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। उससे एक डेफिनेट शेल के अंदर, शेल में ही वो जो क्या कर रहे होते हैं, वो चक्कर लगा रहे होते हैं हमारे क्या बोलते हैं न्यूक्लियस का। अब देखो, अब जिस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे के शेल में पाया जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा एल शेल में पाया जा रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन एम में पाया जा रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन एन में पाया जा रहा है। तो यहां से एक बात क्लियर ये होती है कि
जो ये पहला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए जो स्टेशनरी ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जहां पर वो एनर्जी नहीं रेडिएट करेगा। तो जो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो क्या है, ऑर्बिट है वो हमारा के है, ठीक है। जो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसको नंबरिंग भी करता हूं मैं, इसको हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन 1, दिस इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 3, इलेक्ट्रॉन 4। तो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है, हमारा के शेल है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन 1 के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन 2 की बात करें तो उसके लिए जो स्टेशनरी ऑर्बिट है दैट इज यल। अगर हम इलेक्ट्रॉन 3 की बात करें उसके लिए जो स्टेशनरी ऑर्बिट है दैट इज के एल एम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन 4 के लिए वो एन है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। 1 2 3 या तो हम ऐसे शेल दिखा या तो के एल एम एन ऐसे हम शेल दिखा, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट है। और जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो रेडिएट एनर्जी नहीं करेगा। तो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी कि इन स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट को हम लोग कहते हैं इसको हम कहते हैं ग्राउंड लेवल, इसी को हम कहेंगे ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो या तो स्टेशनरी ऑर्बिट हो या ग्राउंड लेवल हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है। यानी जब वो एक डेफिनेट शेल में है तो कभी भी वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। ये है इसका पहला पोस्टुलेट। इसको दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, आइए इसको नोट कर लिया तो आइए बढ़ते हैं इसके दूसरे पोस्टुलेट की ओर। पहला पोस्टुलेट तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भैया स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे होते हैं और स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर वो घूम रहे हैं तो भैया वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे होंगे। पहला पोस्टुलेट समझ में आ गया। अब भाई ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये हमें कैसे पता चलेगा, किस इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो बोहर अंकल ने कहा कि बच्चों मैं ही बताऊंगा कि कौन सा ऑर्बिट जो है किसके लिए उसका घर होगा, या ये कहें उसकी स्टेशनरी ऑर्बिट होगी। किस इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा ऑर्बिट उसका स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, वो सिंपली इनके पोस्टुलेट 2 से हम समझ सकते हैं, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम को बाबू किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एल से, एंड दिस इज इक्वल टू एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम वी आर के बराबर होता है। तो एज पर बोहर उनका सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि भैया जो अलाउड, देखो अलाउड ऑर्बिट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक अलाउड ऑर्बिट कौन कौन से है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसको हम कह सकते हैं भैया जहां पर भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए h अपॉन 2 पाई का, जहां पर भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए h अपॉन 2 पाई का, उस वहां पर क्या होगा, वहां पर जो वो इलेक्ट्रॉन होगा वो स्टेशनरी रहेगा, या फिर ऐसा कहें कि वो उसका अलाउड ऑर्बिट होगा, वो उसका क्या होगा, अलाउड ऑर्बिट होगा। आइए इसको देख लेते हैं, कहां लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट, ये लाइन है, इट स्टेट्स दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली ऑक्यूपाई ऑर्बिट फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, यानी कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, अरे हट जा बच्चा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ठीक है, हट जाओ, ठीक है। अब आओ इन सब में एक एक चीजों को हम लोग देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या चीज किसको सिग्निफाई कर रही है। m क्या भैया, m हमारा मास है। अब मास किसका रहेगा भैया, सिंपल सी बात है, मास है ये इलेक्ट्रॉन का। v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी किसकी होगी, ऑर्बिट तो हमारा घूम नहीं रहे बच्चे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। r की बात करें, r क्या हमारा बच्चों, r हमारा रेडियस है, ठीक है। नाउ n की बात करें तो जो n है ये क्या है, नाउ दिस इज अ प्रिंसिपल, दिस n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या बच्चा, ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। h की बात करें तो h आपका है बाबू प्लैंक्स कांस्टेंट, h आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट। वहीं अगर हम
बाकी 2 और पाई की बात करें तो दे आर ऑल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पोस्टुलेट था जो कि था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ चुके हो जो कि होता है Q बराबर NE। ठीक है, उसी तरीके से आप क्वांटाइजेशन याद कर सकते हो कि भैया एक तरीके से इंटीग्रल मल्टीपल है ये h अपॉन 2 पाई का, दो जो कि इनका दूसरा पोस्टुलेट है, यानी कि अलाउड ऑर्बिट कौन कौन से होंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको जो है नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया। चलो आओ तो देख लेते हैं। इसका मतलब अगर 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 बच्चा n बराबर 1 है, अगर n बराबर 1 है, अगर आपका n बराबर 1 है तो n बराबर 1 के लिए भैया जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होगा, दैट इज h अपॉन 2 पाई। n बराबर 2 के लिए कितना हो जाएगा, l बराबर h बाई पाई हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 3 के लिए क्या हो जाएगा, l बराबर 3h बाई 2 पाई। ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से एंगुलर मोमेंटम जो है वो जो है बढ़ता रहेगा। तो कई बार ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि भैया डिफरेंस क्या है एंगुलर मोमेंटम में। मान लीजिए n बराबर 2 और n बराबर 1 है तो डिफरेंस कितना आएगा, ये देखिए। तो अगर n बराबर 2, देखिए n बराबर 2 में है और इसका डिफरेंस लेंगे n, यानी हम ले l, देखो इसको लिख दो, इसको L1 लिख दो, इसको L2 लिख दो, इसको L3 लिख दो। तो नाउ L2 माइनस L1 इज इक्वल टू h अपॉन पाई माइनस h अपॉन 2 पाई। अब ये किसके बराबर आएगा भैया, ये आएगा आपका h अपॉन 2 पाई के बराबर। आइए भैया L3 माइनस L2 करो, L3 कितना है 3/3h अपॉन 2 पाई माइनस h अपॉन पाई, कितना आएगा ये h अपॉन 2 पाई। ठीक है, यानी कि बच्चों जब दो एडजेसेंट ऑर्बिट का जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो वहां पर हमको एक बात देखने को मिलेगा कि उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, दैट इज h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो कई बार आप लोग से ये भी सवाल घुमा के पूछ सकता है, हालांकि मैंने कुछ नया नहीं बताया, मैंने इसी चीज को दोबारा लिख दिया। ठीक है, बस ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि इस केस में भैया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा या फिर एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस क्या होगा। तो सिंपल समझ लेना, दो एडजेसेंट ऑर्बिट के बीच में जो एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस होगा वो हमेशा h अपॉन 2 पाई के बराबर होगा। क्लियर है, चलो ये दूसरी बात भी समझ में आ गई होगी आप लोग को। आइए हाँ, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए ये आइए दोस्तों, आइए बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, क्वांटम जंप्स एंड एनर्जी ट्रांजिशंस। चलिए अब क्या करते हैं, क्वांटम जंप्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पहले मैं थोड़ा सा एक प्यारे प्यारे डायग्राम्स बना दूं। न्यूक्लियस हो गया, पहला ऑर्बिट 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 ऑर्बिट। चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, इनको रंग देते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, डिफरेंशियल से। अब क्या करो, कुछ मत करो यार, इनको यहां से जैसे मैं बताता हूं क्या करो तुम बच्चों, बस कुछ मत करो, इसको बीच से ऐसे कट कर दो। ठीक है, जैसे इसको कट करोगे ये जो आधा हिस्सा है वो ऐसे खुल जाएगा, वो सीधा हो जाएगा। तो जैसे ये हिस्सा खुलेगा, जैसे ही ये हिस्सा आपका खुलेगा, ये कुछ कैसे, ये कैसा दिखेगा आपको, ये दिखने लगेगा बच्चों कुछ ऐसा। ये आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये आपको कुछ ऐसा दिखने लगेगा, कोई दिक्कत में भैया। ये आपका ये है 1 2 3 एंड 4, ये भी आपका n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आइए चलो, तो अब जो है हम क्वांटम जंप्स की बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, लेट से यहां पर इस शेल में यहां पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन, अरे यार कलर वाली इशू हो जा रही है। अब बच्चे रुक जा, फ्रंट टिप जो है ये भी विजुअल होगा, बढ़िया विजुअल होगा। मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या हो, अब जो है एनर्जी या फिर कहें फोटोन आएगी, फोटोन या एनर्जी कहें एनर्जी,
एनर्जी कितनी है इस रेडिएशन की, एक रेडिएशन को अगर हम फॉल कराते हैं ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, एक रेडिएशन का फॉल होता है अगर इस इलेक्ट्रॉन पे, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी h न्यू। अब होगा क्या, अब जब ये रेडिएशन इस पे गिरेगी तो अभी तो ये इलेक्ट्रॉन इससे पहले इस ऑर्बिटल में आराम से मोशन कर रहा था, ठीक है, क्योंकि वहां पर इसके एंगुलर मोमेंटम जो थे वो क्वांटाइज थे। लेकिन जैसे ही यहां पर एनर्जी लेके एक फोटोन आएगा और इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करेगा, तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि आप ही के घर अगर आपके कोई रिश्तेदार आ जाए और वो आपको 500 के नोट दे दे, तो रिश्तेदार के जाते ही आपके अंदर जो है एनर्जी की एक ऊर्जा सी आ जाएगी, जिसके बाद आप तड़पोगे मॉल जाने के लिए और सोचोगे मॉल चला जाए, मैकडी चला जाए, सबवे चला जाए, कहीं भी चला जाए, डोमिनोज चला जाए और इस पैसे को जल्दी से खर्च किया जाए। वही सेम उतावलापन इस इलेक्ट्रॉन के अंदर भी आता है जब इससे ये बाहर से एनर्जी मिलती है। अब जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, अब इलेक्ट्रॉन बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा और ये क्या करेगा, ये जंप कर जाएगा। कहां जंप करेगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये कहीं नीचे तो जाएगा नहीं। अब आपको 500 रुपए मिल गए हैं तो उस दिन तो आप राजा हो गए हो, अब आप कहीं ढाबे पे जाके तो खाओगे नहीं, अब आप सीधे 5 स्टार होटल में जाने वाले हो। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बच्चों यहां पहुंच जाएगा। लेट्स यहां पहुंच गया, तो ध्यान से देखो यहां पर जो इसकी ये भी एनर्जी थी, मान लो ये इसका के ये हमारा है फर्स्ट सेकंड, n बराबर 2 में जो इसकी एनर्जी थी, n बराबर 2 में जो अभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो मान लो तुम्हारी थी EI, ठीक है। अब इसके बाद वो कहा गया n बराबर 3 में, n बराबर 3 में जो इसकी एनर्जी आई वो आई आपकी EFI, ठीक है। तो जो चेंज इन एनर्जी हुई, जो चेंज इन एनर्जी हुई वो किसके बराबर हुई, दैट इज EF माइनस EI, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है बाबू, यहां पर एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो रही है। क्यों, ऐसे कैसे बता, अगर EF आपका ज्यादा है देन EI से, मतलब एनर्जी क्या हो रही है आपकी, एब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। समझ गया, ये बात समझ में आ गई। वही चीज हम यहां भी दिखा सकते हैं कि भैया वो n बराबर 2 से था, यहां से ट्रांजिट करके इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, यहां से ट्रांजिट करके इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। क्लियर है। दूसरा क्या हो सकता है कि अब जब ये यहां पहुंच गया, अब जब ये यहां पहुंच गया, अब यहां पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। समझ गए, तो क्या एब्जॉर्प्शन है यहां पर। अब ध्यान से देखो, अब क्या हुआ कि यहां पर आप पैसे लेके गए, अब वो पैसा खत्म हो गया। जब पैसा खत्म हो गया उसके बाद क्या होता है, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जब से ये पैसे खत्म होंगे वापस से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जहां से गया था वहीं को वापस आ जाने वाला है, ठीक है। यानी ये जो उतावला होके मॉल गया था ये वापस से अपनी औकात में यानी कि अपने घर में आ जाने वाला है। तो इस केस में क्या होगा बाबू, इस केस में n बराबर 3, अब जो दूसरा केस है, ये तो केस हमारा पहला हो गया, दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में n बराबर 3 से वो n बराबर 2 में आ रहा है, यानी n बराबर 3 वाला क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा EI हो जाएगा, और n बराबर 2 वाला क्या हो जाएगा, तुम्हारा EF हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से अगर तुम चेंज इन एनर्जी निकालोगे बच्चा, तो तुम क्या करोगे, EF माइनस EI करोगे। और अगर तुम EF माइनस EI यहां भी कर रहे हो, यहां भी कर रहे हो, तो यहां पर तुमको क्या मिलेगा, इस केस में EI तुम्हारा बड़ा है ना बच्चे, EF से मैग्नीट्यूड वाइज तो EI बड़ा है तुम्हारा EF से, यानी यहां पर एनर्जी क्या होगी, यहां पर एनर्जी का क्या होगा, इमिशन होगा। यहाँ पे एनर्जी का क्या होगा बच्चा, यहाँ पे एनर्जी का इमिशन होने वाला है। तो क्या ये मेरी बात समझ में आ गई, यानी कि अगर मैं इसको यहां पर दिखा दूं तो इलेक्ट्रॉन यहां से वापस से इसमें जंप करने वाला है। नाउ दिस इज, ये आपका क्या है, ये आपका एमिशन है, एंड दिस इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, दिस इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई दोस्तों, इसको लिख लीजिए। क्लियर हो गया, चलिए आइए तो कुछ और चीज बता देता हूं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यही का था, ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट का था, तो यही इसका आपका क्या है, नॉर्मल स्टेट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, नो दिस इज द नॉर्मल स्टेट, यानी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन जो है शुरू से रहा है, जो उसका घर है या फिर जिस ऑर्बिट में बिलोंग करता है वो उसका नॉर्मल स्टेट हो जाएगा, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल स्टेट कह सकते हैं, और क्या कहते हैं,
एक और नाम है इसका, फिर ग्राउंड स्टेट कहते हैं, या ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है। और यहां से एनर्जी लेने के बाद वो जिस भी ऑर्बिट में जाएगा दैट इज द एक्साइटेड स्टेट, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, ये हमारा क्या है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक नॉर्मल स्टेट हो गया, एक आपका एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो भैया देखिए ये आप लोग ने लिख लिया होगा, ठीक है, लिख लिया होगा। आइए अगर नॉर्मल स्टेट की बात करें, नॉर्मल स्टेट की बात करें, नॉर्मल स्टेट भैया n बराबर 1 है, नॉर्मल स्टेट क्या है, n बराबर 1 है। तो फर्स्ट एक्साइटेड क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n बराबर 2 होगा, n बराबर 0 तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, क्या होगा, n बराबर 3 होगा। उसके बाद सो ऑन आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक बच्चों, ठीक है। छाप लीजिए इसको, तो इसको जल्दी से छाप लीजिए। चलिए लिख लिया होगा मेरे ख्याल से अभी तक, बढ़िया आगे बढ़ते हैं। चलिए इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है, डिफाइनिंग ऑर्बिट्स विथ क्वांटम नंबर, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। दैट इज के एल एम एन एंड शेल को। तो अगर आप चाहें तो आप उसको ये जल्दी से इसको नोट डाउन कर दे, पेन डाउन कर लीजिए इसको भी आप, ठीक है, हो गया। आइए अब क्या करते हैं बच्चों, अब चलते हैं डिराइव करते हैं बोहर रेडियस, ठीक है। यानी कि जो हमारा बोहर ऑर्बिट है उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है, बोहर ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, इसको हम लोग डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। आइए चलिए डेरिवेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो बच्चों क्या है कि लेट्स से ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये हो गया आपका ऑर्बिट हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ही है, ठीक। यहां पर बच्चा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन है आपका नेगेटिवली चार्ज, और यहां पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपका कैसा है, न्यूक्लियस है आपका पॉजिटिव चार्ज। अब भैया यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन तो होगा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन के पास जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी, इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी बच्चों, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगी। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास आपकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, वो जो है रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के अराउंड। चलिए तो अब कौन कौन से फोर्स सकते हैं, तो पहले अगर मैं फोर्स की बात कर लूं भैया, जो इसके नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला है, वो आपका क्या भैया, वो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, दैट इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम सीधे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन एटम के अलावा भी कोई और मान लीजिए यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जैसे कि He+, Li2+, ठीक है, तो उनके लिए भी ये सिस्टम एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ इलेक्ट्रॉन की, तो अगर मैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता हूं, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज तो आपका E है, और जो न्यूक्लियस के अंदर है वहां पर चार्ज क्या होगा। देखो यूनि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तो बनाया जा सकता है, लेकिन अगर यूनि प्रोटॉन सिस्टम की बात करें तो वो तो सिर्फ हमारा हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद जो है प्रोटॉन की संख्या तो बदलती रहेगी, और प्रोटॉन को तो न्यूक्लियस सब लोग निकाल नहीं पाते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर मैं अंदर चार्ज की बात, अगर मैं एक चार्ज की बात करूं, Q1 लेट से E आ गया, पर अगर मैं इस न्यूक्लियस के अंदर के चार्ज की बात करूं, तो ये चार्ज हमारे कितना होगा बच्चा, ये होगा आपका, इसका जो चार्ज होगा ये होगा आपका एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्या इसमें कोई दिक्कत है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्लियर हो गया। आइए तो इसको यहां पर अगर मैं पुट करूं, नाउ दिस Fe इज इक्वल टू के ई
ZD अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर आएगा बच्चों, और यहां पर आएगा एक छोटा सा प्यारा सा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों बच्चा? नेगेटिव चार्ज आया है इस इलेक्ट्रॉन के नेचर की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव नेचर है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ई का नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहां से ध्यान से देखिए बच्चों, तो एफ यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस के ZD स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, और आर के नीचे मैं एन लगा लेता हूं ताकि हमें बताने में आसानी हो, ठीक है। ठीक, तो पहला भैया हमारे यहां से पहला क्वेश्चन आता है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए, एक हिस्सा यहां से मिल रहा है, अगला हिस्सा में क्या मिलेगा? इस हिस्से को मैं क्या करता हूं बच्चों, इस हिस्से को मैं उठा के, सब सेलेक्ट हो जा रहा है क्या? अब नहीं हो रहा है ना, बच गया, ठीक, यहां रखता हूं, ठीक है। अब ये प्रूफ हो गया। अब दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात ये होगी कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहां पर एक और फोर्स लग रहा होगा बच्चा। फोर्स कौन सा, जो जल्दी से बताओ तो, वो फोर्स कौन सा है? दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द न्यूक्लियस लगता है। लेकिन जिस एक्सटेंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टुवर्ड द न्यूक्लियस लग रहा होता है, उसी के जस्ट अपोजिट एक सूडो फोर्स भी लग रहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे भैया, एक सूडो फोर्स को अकाउंट में लेंगे। पहले ध्यान से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक सूडो फोर्स को हम लोग अकाउंट में लेंगे पहले तो, हाँ, इनके बीच में एक सूडो फोर्स जो है वो अकाउंट में आने वाला है, और वो सूडो फोर्स क्या है? दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या बच्चों? दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका होता है अपोजिट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसे देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अरे यार आजा, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। दोनों जो है फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, ठीक है। तो यानी कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा पॉजिटिव है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा नेगेटिव होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर हमें जो फोर्स देखने को मिलने वाला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने वाला, दैट इज इक्वल टू माइनस mv स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पर नहीं होने वाली। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे नहीं, एक दिक्कत तो होगी क्योंकि mv स्क्वायर बाई आर होगा, ये आर स्क्वायर नहीं होगा, mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो नाउ दिस इज द इक्वेशन। हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं। अब चलो, जब दो इक्वेशन आ गए हैं तो अब तो इक्वेट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सिंपल सी बात है भैया, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो अट्रैक्शन है जिससे ये दोनों करीब आना चाहते हैं, एंड उसको काउंटर कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की तरफ खींच रहा है। तो एक फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा है, दूसरा फोर्स इसको अंदर की तरफ खींच रहा है, यानी ये दोनों करीब भी आना चाह रहे हैं, दूर भी जाना चाह रहे हैं, और ये कहीं मूव भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो सिंपल सा मतलब है कि भैया जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बराबर होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो आइए दोनों को आमने सामने रख देते हैं। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नाउ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैसे रखेंगे? नाउ दिस इज माइनस kZd स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर, यहां पर भी एन लगा लो भैया, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस mv स्क्वायर बाई आर, सॉरी mv स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखिए भैया, पहले तो माइनस से माइनस का काम तमाम कर दीजिए। अगला क्या कीजिए, भाई स्क्वायर है ये हट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। कलर में चेंज कर देता हूं, कलर की वजह से इश्यू हो सकता है, या मैं कलर चेंज कर देता हूं, येलो कलर में बेटर ऑप्शन। ये हमारा प्लस हो गया बच्चा, पावर से ये पावर कट लिया। आओ चलिए, हमें क्या निकालना है, हम डिराइव कर रहे हैं इसको रेडियस के। तो रेडियस यहां दिया हुआ है, रेडियस को इधर भेज दीजिए, kZd स्क्वायर, या देखिए kZd स्क्वायर बचा है, kZd स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर बराबर आर है, ठीक है। यहां से हमें जो है एक इक्वेशन मिल गया रेडियस का, यहां से क्या मिला हमें, एक इक्वेशन मिल गया रेडियस का, पर ये फाइनल इक्वेशन नहीं है,
तो इसको मैं जो है इक्वेशन नंबर 3 नोट कर देता हूं। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से छाप लीजिए ताकि इसके आगे का डेरिवेशन जो वो किया जा सके। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको जल्दी से। ठीक है, आइए, तो यहां तक आप लोग ने नोट कर लिया, तो इसके आगे बढ़ते हैं, चीजें सॉल्व करते हैं। तो भैया यहां तक तो हमें मिल गई चीजें, लेकिन बोहर का एक और पोस्टुलेट है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, तो हमने एक बोहर का एक और पोस्टुलेट पढ़ा है, दैट इज द क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन से हमको क्या पता चलेगा कि एमवीआर बराबर NH अपॉन 2 पाई। एमवीआर किसके बराबर है बच्चों? एमवीआर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 2, दूसरा पोस्टुलेट था ना, पोस्टुलेट 2 के हिसाब से क्या भैया, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। हमें यहाँ पे क्या चीज नहीं पता है, हमें यहाँ पे नहीं पता है वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ रखते हैं, वेलोसिटी बराबर NH अपॉन 2 पाई mv। यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर। हाँ 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 हाँ, v कहाँ से आएगा? v नहीं जाएगा यहाँ पर, v तो है mv, v यहाँ mr, m r आएगा, mr ना, m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, वापस से भैया इसको n कर लो, इसको n कर लो, इसको n करो, देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ। ठीक है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो गया, m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, mvr ये हो गया। अब आ भैया वेलोसिटी की जगह इसको जल्दी से छाप दो, वेलोसिटी की जगह इसको जल्दी से छाप दो, वेलोसिटी स्क्वायर rn स्क्वायर, rn यहां पर आ रहा है mv स्क्वायर v स्क्वायर के v स्क्वायर। ठीक है, हाँ ठीक ठीक, आ जाओ। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, आओ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4 से क्या होगा भैया, यहां पर देखो भैया, k z स्क्वायर अपॉन m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर, now this is upon 4 pi square m square rn square and this is equal to rn। ठीक है, अब देखो ध्यान से भैया, यहां पर m का स्क्वायर था, स्क्वायर से ये m उठ गया, बाकी हिस्से को ऊपर भेज दो, अभी rn से rn भी कट जाएगा। देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूं इसको, अगले स्टेप में लिखता हूं, फिर वहां काटता हूं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ध्यान से भेजो, तो ये हिस्सा पूरा ऊपर चला जाएगा। नाउ दिस इज k z e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m rn स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू rn स्क्वायर, इक्वल टू rn। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, rn से इसका एक पावर टर्मिनेट हो जाएगा, कट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ये हिस्सा इससे कट गया। फाइनल इक्वेशन क्या आएगा बाबू, यहां से rn यहाँ है, इस हिस्से को इधर भेजो, rn को यहाँ छोड़ दो, rn बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के z स्क्वायर। ये बच्चों हमारा फाइनल इक्वेशन, फॉर द रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। किसके लिए बच्चों? रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट के लिए ये रहा हमारा फाइनल इक्वेशन। क्लियर है भाई, क्लियर है? चलो कहां से, एक बार मैं वापस सब दिखा देता हूं, आप लोग जो है ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जस्ट मैं ऐसे हट रहा हूं, शिट, ठीक है, देखिए लिख लीजिए, हो गया मित्र। तो उसके बाद इसके बाद ये रहा इसके स्टेटमेंट, और इसको भी आप लोग जो है प्रॉपर लिख सकते हैं। यहां से आइए इन्फ्रेंस देखते हैं हम लोग क्या क्या निकलता है। ये जो चीजें हैं ये जस्ट मैंने आपको नीचे सब समझा दिया, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, आइए अब ध्यान से देखिए भैया। ठीक है, बस यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ, ये आर एन में ये सारी चीजें दी हुई है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। आर एन को अगर ध्यान से देखें तो भैया n स्क्वायर
और z को छोड़ के बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। h की वैल्यू पता है 4 पाई m और ये क्या नाम है k और इसको, इन सब की वैल्यू हमें पता है। ये सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। तो भैया Rn को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं ऐसे Rn बराबर R नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। और जब इस R नॉट की हम वैल्यू निकालते हैं तो इस R नॉट की जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज Rn बराबर 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये 0.529 जो है ये भैया फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। जो आर नॉट है, आर नॉट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इन बोहर मॉडल। यानी बोहर फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है दैट इज आर नॉट, और वो कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये भी हमारे एक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, कई बार ये पिकोमीटर में पूछता है तो 52.9 पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आइए यहां पर देख लीजिए, यही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, बोहर रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्योंकि भैया फॉर हाइड्रोजन z बराबर 1 है, n बराबर 1 है, और इससे बोहर पॉसिबिलिटी देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्त? तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोग को चीजें प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस आज की वीडियो के बस इतना ही, क्योंकि अब अगले वीडियो में हम लोग जो है एनर्जी के ऊपर बात करने वाले। ठीक है, बोहर की एनर्जी निकालेंगे अगले वीडियो में और उस कॉन्सेप्ट पे आगे बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस तरीके से ही लगातार आप लोग को जो है प्रॉपर डिटेल में वीडियो मिलने वाली है हर एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो बने रहने के लिए। मिलते हैं आप लोग से अगले लेक्चर में।